गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने ये लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, वो आपकी लाइट वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी से चलती हैं। तो यही चीज़ आपकी एज अ प्रॉपर्टी यहाँ बता रखी है। इन सेक्शन 6.4 फ्रॉम इक्वेशन 9 इट इज़ कंक्लूडेड दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ डिपेंड। हमने इससे पहले वाला जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने वेव इक्वेशन से कंपेयर किया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव के लिए जो हमने इक्वेशंस निकाली थी। तो हमारी जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है, म्यू आपकी परमेबिलिटी है और एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी है। तो आपके ये रिलेशन बना रही है किसके बीच में, वेलोसिटी और विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में। ठीक है, म्यू चुंबकशीलता होती है और एप्सिलॉन आपकी विद्युतशीलता होती है। अब अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, निर्वात की हम बात करते हैं, तो निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता होती है, परमिटिविटी होती है, उसमें जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन, वो हम एप्सिलॉन की जगह ना देकर एप्सिलॉन नॉट से देते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/36 पाई इंटू 10⁹ F/m फैराड पर मीटर। ठीक है, और जो चुंबकशीलता होती है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे अगर डालते हैं, ये राशियाँ परिमित होने के कारण ये माना जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगी निर्वात में संचरित होती हैं। अब क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनाइट है तो हम इससे एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपकी वैक्यूम में ट्रैवल करेंगी। ठीक है, करेंगी या नहीं करेंगी वो डिसाइड करेगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। अब क्योंकि इनकी वैल्यूज़ फाइनाइट आती है, आपकी परिमित आती है, इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। अब इन वैल्यूज़ को जब हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो कि आपकी लाइट वेलोसिटी के बराबर आ रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनका वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रायोगिक मान में संभावित त्रुटियों के अंतर्गत यह मान निर्वात में प्रकाश के वेग के एग्जैक्टली इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, पर उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये वैल्यू लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली यही हो। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ प्लस माइनस एरर चलता है, पर उनको नेगलेक्ट करते हुए अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें तो ये लाइट वेलोसिटी के बराबर आ रही है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के वेग के समतुल्य है। इसलिए मैक्सवेल ने यह निष्कर्ष निकाला, ये जनरलाइज किया, ये कंक्लूड किया कि प्रकाश एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोनों निर्वात में समान वेग से संचरित होने के कारण, इसलिए मैक्सवेल ने आपका क्या कंक्लूड किया कि लाइट और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्योंकि वैक्यूम में सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, समान वेग से संचरित होती हैं, तो उनका नेचर भी क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, वे समान प्रकृति की भी होनी चाहिए। यह मैक्सवेल के प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत कहलाता है और यही आपका हाइपोथेसिस है, यही आपका मैक्सवेल का लाइट के लिए पोस्टुलेट है। लाइट का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत कहलाता है, पोस्टुलेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है फॉर लाइट। ठीक है, यदि माध्यम का अपवर्तनांक n हो, अगर n जो है वो आपका मीडियम, किसी मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n को आप जानते हैं रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटी टू वेलोसिटी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी प्रकाश की या जिस भी वेव की आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ ही होता है। तो n इज इक्वल्स टू होता है c/v, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। तो c की वैल्यू होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट और v की वैल्यू होगी 1/√μ एप्सिलॉन, क्योंकि आप माध्यम में बात कर रहे हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो √μe/μ0 एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ इक्वल टू, अब ये बेसिकली आ रहा है μ/μ0 का रेशो और एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट का। तो μ/μ0 को इसने μr लिख दिया
और एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट को एप्सिलन आर लिख दिया, रिलेटिव, ठीक है। आर बताता है रिलेटिव, रिलेशन हो गया ना, भाई दो ही चीज़ों का आप क्या कर रहे हो, रेशो कर रहे हो, तो म्यू आर से रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे ही एप्सिलन आर से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब ऐसा मीडियम जिसमें आपके मैग्नेटिक नहीं है, जैसे आपने 3 तरीके की चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। तो ऐसा मीडियम जो कि आपका क्या है, नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो जिसमें आपके क्या कह सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे बॉन्डेड हैं, तो सिस्टम आपका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा। तो ऐसा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 होता है। म्यू की वैल्यू नियरली इक्वल टू म्यू नॉट के बराबर हो जाती है और म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर वो हम यहाँ पे रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट बच जाएगा ये आपका, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, क्योंकि म्यू आर है तो म्यू आर को हमने 1 रख दिया, तो एप्सिलन रूट ऑफ एप्सिलन आर के बराबर आ गया ये। तो डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium is equal to the square root of the relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of the medium। अगर हम नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले रहे हैं तो उस केस में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा किसी भी माध्यम का, वो किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इस आर को मैंने बताया था आपको क्या होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट, इसका परमिटिविटी का जो आपका स्क्वायर रूट होता है उसके बराबर होता है। इक्वेशन 3 जो है आपकी वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वैलिड है। अब डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव का आप सोचेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है और चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं पता होगा। तो एप्सिलन आर आपका पैराविद्युत माध्यम का पैरावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस प्रकार पैरावैद्युत माध्यम का अपवर्तनांक पैरावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। यह सूत्र 3 उन पदार्थों जैसे वायु, द्रव, हाइड्रोकार्बन आदि के लिए उपयुक्त है जिनमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, नॉन डिस्पर्सिव होता है, ठीक है, विक्षेपण नहीं हो रहा है। वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लिए इस सूत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। जो पदार्थ आपके वर्ण विक्षेपण करते हैं, डिस्पर्जन करते हैं, उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते। अब डिस्पर्जन क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, आप लोगों ने जब आपकी जो लाइट होती है वो प्रिज्म पे गिरती है, ठीक है, आप लोगों ने अपने 12th में प्रैक्टिकल किया होगा। तो जब आपकी नॉर्मल लाइट आपकी प्रिज्म पे गिरती है तो क्या होता है, तो लाइट आपकी आपको दिखेगा, आपको लाइट डिस्पर्स हो गई है, फैल गई है और आपको 7 डिफरेंट कलर्स दिखेंगे लाइट के अंदर, ठीक है। तो ये लाइट जो आपकी 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। और जिस वेट फॉर अ सेकेंड, तो ये जो लाइट आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 7 कलर्स में, इसको तो हम डिस्पर्जन कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। और ये जिस मीडियम में हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव मीडियम कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा चीज़ जिसमें आपका ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम कहलाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो। तो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लिए इस सूत्र का, जैसे प्रिज्म के लिए हम नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्रों का मान तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश शून्य होता है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग समतल व अनुप्रस्थ होती है। अब ये कह रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों का मान जो होता है तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश शून्य होता है। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन में इनका जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों का मान तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश शून्य होता है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग आपकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लेन होनी चाहिए। तो ये तरंग संचरण की दिशा में आपकी
इनके कंपोनेंट ज़ीरो है या क्या होनी चाहिए, ट्रांसवर्स होनी चाहिए। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी वाई और जेड हो सकती है फॉर अ ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो उसमें ही आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं। एक्स डायरेक्शन में तो कहीं इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनके कंपोनेंट्स आप निकालो तो क्या होंगे, ज़ीरो होने चाहिए। इससे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कंपोनेंट्स है, वाइब्रेशन है, तो आपकी वो वेव ट्रांसफर्स होनी चाहिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं, प्लेन वेव कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है। माना किसी समदैशिक आइसोट्रोपिक मीडियम मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पे डायरेक्शन पे आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ में वेरिएशन नहीं होता हो। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, जो एक्स में है वही वैल्यू वाई में है, वही वैल्यू आपकी जेड में है। अनावेशित, चार्ज फ्री, चार्जेस नहीं होने चाहिए, तथा धारा मुक्त, करंट फ्री, यानी रो ज़ीरो है, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी ज़ीरो है, यानी J = 0 है। माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में संचरित कर रही है। तो हमने जो आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए इक्वेशंस निकाली थी लास्ट क्लास में, वो यहाँ पे वैलिड रहेंगी। ऐसे माध्यम में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग के घटक क्षेत्र यानी E और B की बात कर रहा है, केवल दूरी x तथा t के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं और y और z दूरी के सापेक्ष अपरिवर्तित रहते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आपका ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो चेंज होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर में, वो कौन सी में किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा क्योंकि वेव उस पर मूव कर रही है, और t पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वेरिएशन जो है आपका, मैं उनकी वैल्यू की बात नहीं कर रही हूँ, वेरिएशन की बात कर रही हूँ। जहाँ वेव आपकी मूव कर रही है वही डिसाइड करेगी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर में क्या वेरिएशन होगा। ठीक है, अगर मूव ही नहीं करेगी तो कोई वेरिएशन ही नहीं होगा, और जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वेरिएशन होना चाहिए। तो x तथा समय t के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं तथा y z दूरी के सापेक्ष अपरिवर्तित रहते हैं। तो परिवर्तन आप क्या से देते हो, डेल बाय डेल टी। अगर आप टाइम के करस्पॉन्डिंग देख रहे हो तो हम यहाँ y और z डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डेल बाय डेल y और डेल बाय डेल z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं E और B को लिखना चाहूँ तो E जो है वो फंक्शन होगा x और t का, सिमिलरली B भी किसका फंक्शन होगा, x और t का होगा। अब क्योंकि हम कैसा मीडियम ले रहे हैं, अनावेशित, रो ज़ीरो ले रहे हैं, धारा मुक्त ले रहे हैं, J = 0 ले रहे हैं, माध्यम के लिए मैक्सवेल के चारों समीकरणों को घटकों के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम इनको क्या करते हैं, हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस जो यहाँ पे वैलिड है वो हम यहाँ पे लगाएं। तो पहली इक्वेशन क्या होगी मैक्सवेल की, डेल डॉट E = 0। अब मैं इसके कॉम्पोनेंट्स अगर लिखती हूँ तो क्या होगा, डेल EX बाय डेल एक्स, डेल EY बाय डेल वाई प्लस डेल EZ बाय डेल Z = 0। अब आप लोगों को ये अगर आ गया हो तो ठीक है, वरना मैं एक बार बता देती हूँ। फिर डेल ऑपरेटर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। फाइन। और जो ई वेक्टर है, वेक्टर को अगर आप खोलते हो, जैसे पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर, तो उसको आप कैसे खोलोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसी तरीके से ई वेक्टर को खोलोगे तो कैसे खोलोगे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। करेक्ट। अब आपको ये भी पता है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। उसके अलावा आई डॉट जे भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा। सिमिलरली जे डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होगा। सिमिलरली के डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, पर के डॉट के 1 हो जाएगा। तो आपके यही कॉम्पोनेंट्स आएंगे, क्या आ जाएंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और डेल ई एक्स बाय डेल एक्स आ जाएगा, प्लस डेल ई वाई बाय डेल वाई आ जाएगा और डेल ई जेड बाय डेल जेड आ जाएगा। ये किसके साथ की वैल्यूज़ हैं, जे डॉट जे, आई डॉट आई और के डॉट के साथ। बाकी सारे आपके ऑटोमेटिकली डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से 0 हो जाएंगे। तो डेल ई एक्स बाय डेल एक्स = 0 बचेगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में कर रही है, तो वेरिएशन वाई और जेड में तो हो ही नहीं रहा है। तो डेल बाय डेल वाई भी 0 है और डेल बाय डेल जेड भी 0 है। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, डेल ई एक्स बाय डेल एक्स = 0। तो इससे क्या चीज़ प्रूव हुई कि ई एक्स की वैल्यू एक्स के साथ कांस्टेंट है। ठीक है,
तो Ex दूरी के सापेक्ष क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम देखते हैं हमारा मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, ठीक है। Ex दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए। अब मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो जैसे मैंने डेल डॉट ई को ओपन अप किया वैसे ही मैं डेल डॉट बी को ओपन करूँगी, तो डेल बी एक्स वाई डेल एक्स आ जाएगा, प्लस डेल बी वाई बाय डेल वाई आ जाएगा, और प्लस डेल बी जेड बाय डेल जेड इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिंस यहाँ पे भी डेल वाई और डेल बाय डेल जेड 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेक्टर भी नहीं कर रहा, मैग्नेटिक वेक्टर भी नहीं कर रहा, तो डेल बी एक्स बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो जिस तरीके से ई एक्स दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए, उसी तरीके से बी एक्स भी दूरी के सापेक्ष नियत होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ का कंक्लूजन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।